नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मंगलू नाम का धोबी अपने बेटे कौशल के साथ रहता था। मंगलू का बेटा कौशल कुछ काम नहीं करता था। मंगलू ही धोबी का काम करके जैसे तैसे अपना घर चला रहा था। एक दिन सुबह सुबह मंगलू ने कौशल को बुलाया और कहा, अरे ओ बेटा कौशल, ज़रा इधर आना। कौशल आया और पूछा, क्या हुआ पिताजी, इतने सुबह सुबह क्यों बुला रहे हैं? मंगलू ने कहा, अरे बेटा, अब तू बड़ा हो गया है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ धोबी का काम सीख ले। देख बेटा, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर में 4 पैसे ज़्यादा आएंगे, है ना? अरे पिताजी, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे तुम्हारी तरह ये धोबी का काम बिल्कुल नहीं करना। अरे यह क्या कह रहे हो बेटा? पिताजी, मैं इस छोटे मोटे काम में अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो कोई बड़ा व्यापार शुरू करूँगा और बड़ा सेठ बनूँगा, समझे? देख बेटा, ज़िंदगी का अनुभव है मुझे। व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। और हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं ना, वह सिर्फ हमारे खाने और घर चलाने के लिए ही काफ़ी हैं, व्यापार करने के लिए नहीं है। कौशल ने कहा, हाँ तो ठीक है ना पिताजी, कौन मांग रहा है आपसे? पैसे मैं खुद ही कमा लूँगा। पैसे नहीं कमा पाया तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूँगा। लेकिन पिताजी, मैं यह कपड़े धोने का काम तो कभी नहीं करने वाला, पहले ही बता रहा हूँ मैं। इतना कहकर कौशल वहाँ से चला गया। वह काम करने की बजाय सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी किया करता था। जब भी उसके पिता उसे काम करने की नसीहत देते तो कौशल यही जवाब देता, अरे पिताजी, मैं कितनी बार कहूँ, बार बार यही कह रहा हूँ, मुझे नहीं बनना धोबी वोबी, मुझे व्यापार करना है। मंगलू अपने बेटे की इन बातों से बड़ा ही परेशान हो चुका था, क्योंकि वह जानता था कि यह सब कौशल के ख्याली पुलाव हैं। एक दिन मंगलू ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर तुम धोबी का काम नहीं करना चाहते तो ठीक है, ना करो। सुनो, मैं तुम्हें सेठ बिहारी लाल के यहाँ नौकरी पर लगवा देता हूँ, जिनके यहाँ मैं कपड़े धोता हूँ। वह बहुत ही अच्छे आदमी हैं। यह तो ठीक रहेगा ना बेटा? इस बार कौशल अपने पिता की बात को मना नहीं कर पाया और सेठ बिहारी लाल के यहाँ नौकरी करने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सेठ बिहारी लाल ने उसे अपने यहाँ नौकरी से निकाल दिया। जब मंगलू ने सेठ से इसका कारण पूछा तो सेठ बिहारी लाल ने बताया, अरे मंगलू, तेरे बेटे का काम करने में मन नहीं लगता है क्या? जो भी काम मैं उसे देता हूँ वह उसे पूरा ही नहीं करता है। तुम्हारा बेटा एक नंबर का आलसी और निकम्मा है। ऐसे कब तक चलेगा, बोलो? यह सुनकर मंगलू बहुत ही निराश हुआ और घर आकर उसने अपने बेटे को समझाया, बेटा, मैंने बड़ी ही मुश्किल से तुम्हारे लिए सेठ जी के यहाँ नौकरी ढूंढी थी। अगर तुम इसी तरह से काम करोगे तो फिर तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? अरे पिताजी, इतनी चिंता क्यों करते हो? सेठ ने निकाल दिया तो क्या हो गया? कौन सा पहाड़ सर पर टूट पड़ा है? अरे, क्या दुनिया में वही बस एक सेठ है? क्या और कोई नहीं है? और कहीं मुझे काम नहीं मिलेगा क्या? अरे, मिल जाएगा ना काम। इस घटना के बाद मंगलू ने गांव के कई दूसरे लोगों के यहाँ अपने बेटे को नौकरी पर लगवाने की कोशिश की, परंतु हर जगह से कौशल की शिकायतें ही आती रहीं। अब तो हालात यह हो गए थे कि गांव में कोई भी ऐसा आदमी नहीं बचा जो कौशल को काम पर रखने के लिए तैयार हो। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मंगलू चिंता में रहने लगा। उसकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी और फिर एक दिन अचानक मंगलू का स्वर्गवास हो गया। कौशल को अपने पिता की मृत्यु पर यह बात तो समझ में आ गई थी कि बिना मेहनत किए रोजी रोटी नहीं कमाई जा सकती। इसलिए उसने गांव में काम ढूंढना शुरू किया, परंतु पूरे गांव में उसे किसी ने काम नहीं दिया, क्योंकि वह तो पहले से ही अपनी काम चोरी के लिए बदनाम हो चुका था। अब कौशल ने सोचा, इस गांव में तो अब कोई मुझे काम नहीं मिलेगा।
इसलिए मुझे किसी दूसरे नगर में जाकर कोई काम ढूंढना चाहिए। ऐसा सोच विचार कर कौशल अपना घर छोड़कर किसी दूसरे नगर में काम की तलाश में निकल पड़ा। जब वह दूसरे नगर में पहुंचा तो किस्मत ने उसका साथ दिया और उसे एक व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। इस बार कौशल ने बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम किया। अब उसके जीवन की गाड़ी ठीक ठाक चलने लगी। इस नगर में आए हुए कौशल को अब 1 वर्ष हो चुका था। एक दिन उसने अपने मालिक से कहा, सेठ जी, मुझे यहाँ पर काम करते हुए अब 1 साल हो चुका है। मैं एक बार अपने गांव जाना चाहता हूँ। मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दीजिए। सेठ बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिन की छुट्टी देता हूँ। 10 दिन के बाद तुम काम पर वापस लौट आना, ठीक है ना? और इस तरह कौशल अपने सेठ से छुट्टी लेकर गांव की तरफ चल दिया। वह मन ही मन सोच रहा था, जब मैं अपने गांव लौटूंगा तो गांव के लोग मुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। जो लोग मुझे निकम्मा और आवारा समझते थे, अब वह मेरी खूब प्रशंसा करेंगी। अपने इन्हीं विचारों में खोया हुआ कौशल जब रास्ते पर चल रहा था, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपने कंधों पर 3 गठरियां उठाए हुए शहर की तरफ जा रहा था। वह बहुत बूढ़ा और कमज़ोर था और बहुत देर से इसी तरफ सफ़र कर रहा था। आखिरकार थक कर वह बूढ़ा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नज़र से आते हुए नौजवान कौशल पर पड़ी। कौशल भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में वह बूढ़ा फकीर जा रहा था। कौशल उसके पास से गुजरा तो बूढ़ा फकीर कहने लगा, अरे सुनो बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अरे यह गठरी बहुत भारी है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा देर तक इसका वज़न नहीं उठा सकता। क्या तुम मेरी एक गठरी उठा लोगे और मुझे दूसरे गांव तक पहुंचा दोगे? देखो बेटा, इसके बदले में मैं तुम्हें 3 अशर्फियाँ दूंगा। बोलो। कौशल ने उस फकीर की सारी बातें सुनी और फिर बोला, हाँ हाँ, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपको कहाँ जाना है? यह कहकर कौशल ने उस फकीर की एक गठरी उठा ली और अपने कंधे पर रख ली और सोचने लगा, बाप रे बाप, यह गठरी तो सचमुच बहुत ही भारी है। बाबा इसे अकेले कैसे उठा रहे थे, वो भी इस उम्र में? मतलब मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, फिर भी इतना वजन उठा रखा था। अच्छा हुआ जो मैं इन्हें रास्ते में मिल गया। कौशल खड़े खड़े सोच रहा था, तभी बूढ़े फकीर ने कहा, चलो बेटा। कौशल फकीर अब दोनों रास्ते में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। चलते हुए वे दोनों गांव के बाहर आ गए। फिर कौशल ने उस फकीर से पूछा, बाबा, यह इस गठरी में ऐसा क्या है? ये इतनी भारी है, कोई पत्थर उत्थर डाल रखा है क्या? फकीर ने कहा, अरे नहीं बेटा, इसमें सिर्फ तांबे के सिक्के भरे हैं, इसलिए यह गठरी थोड़ी सी भारी है। उस फकीर की बात सुनकर कौशल मन ही मन सोचने लगा, ओह, लगता है यह बाबा ज़रूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। लेकिन मुझे इन सब बातों से भला क्या मतलब? मुझे तो सिर्फ इनकी गठरी दूसरे गांव तक पहुंचाना है और इसके बदले में मुझे 3 अशर्फियाँ मिल जाएंगी। हाँ। और फिर कौशल ने तांबे के सिक्कों का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते कुछ समय और बीत गया और अब वे दोनों एक नदी के किनारे जा पहुँचे। कौशल काफ़ी हट्टा कट्टा तंदुरुस्त जवान था, इसलिए वह बिना सोचे समझे उस नदी में उतर गया। परंतु वह बूढ़ा आदमी अभी भी नदी के किनारे पर ही खड़ा था। तभी कौशल ने उस बूढ़े से कहा, क्या हुआ बाबा, आप रुक क्यों गए? चलिए, हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव में पहुंच पाएंगे। बूढ़े फकीर ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ बेटा कि हमें यह नदी पार करनी होगी, लेकिन जैसे कि तुम देख रहे हो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और 2-2 गठरियाँ लेकर मैं यह नदी पार नहीं कर सकता। अगर कहीं मेरा पाँव फिसल गया
तो फिर मेरा हो गया सत्यानाश। बेटा, क्या तुम मेरी एक और गठरी उठा सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 अशर्फियाँ और दे दूंगा। बाबा, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे 3 अशर्फियाँ नहीं भी देंगे ना, तो भी मैं आपका यह काम कर दूंगा। मैं आपको आपके गांव तक सही सलामत अच्छे से पहुंचा दूंगा। चलो आ जाओ। बेटा, तुम तो बहुत ही भले इंसान मालूम पड़ते हो। यह कहते हुए उस फकीर ने अपनी दूसरी गठरी भी कौशल को थमा दी। कौशल ने जब वह दूसरी गठरी भी अपने कंधे पर रखी तो उसे यह गठरी भी बहुत ही भारी लगी। लेकिन कौशल चुप ही रहा और फिर दोनों ने जैसे तैसे नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही कौशल ने उस फकीर से कहा, बाबा, आखिर यह दूसरी गठरी में क्या है? क्योंकि यह दूसरी गठरी भी बहुत ही वजनदार है। बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसलिए यह गठरी भी बहुत भारी है। फकीर की यह बातें सुनकर अब कौशल का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वह सोचने लगा, हाँ, एक गठरी में चांदी के सिक्के और दूसरी में तांबे के। लगता है यह फकीर बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और इन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेचकर यह सारे सिक्के इकट्ठा किए हैं, तभी तो यह इतना धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन कौशल ने यह बात उन फकीर बाबा से नहीं बोली। वे दोनों चुपचाप रास्ते पर आगे ही बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर एक सुनसान मार्ग आ गया। उस रास्ते पर आते ही कौशल के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। अब वो सोचने लगा, यह एक सुनसान रास्ता है। अगर मैं यहाँ से इन फकीर के सिक्के लेकर भाग जाऊं तो यह बूढ़ा फकीर कब तक मेरे पीछे भागेगा? मुझे नहीं लगता कि यह मुझे कभी पकड़ पाएंगे। और यहाँ पर इस समय कोई दूसरा आदमी भी नहीं है। हाँ, कोई नहीं है जो इन बूढ़े आदमी की मदद कर पाएगा। और वैसे भी इतने सारे सिक्कों से मैं अपना कोई व्यापार शुरू कर सकता हूँ। यह बूढ़ा फकीर भला इतने धन का क्या करेगा? इसके तो कोई काम का है नहीं। इससे अच्छा तो यह है कि मैं इन सारे पैसों को रख लूं। अभी कौशल के मन में यह सब विचार चल ही रहे थे कि तभी उसके मन में दूसरा विचार आया। अरे नहीं नहीं, यह सब क्या सोच रहा हूँ? यह बेचारा फकीर ना जाने कहाँ से आ रहा है और ना जाने कैसे कैसे करके इसने इतना धन इकट्ठा किया होगा। मुझे इनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए अपने मन में इन विचारों पर काबू पा लिया, परंतु थोड़ी ही देर के बाद उसके इन विचारों ने उस पर ही काबू कर लिया। कौशल 2 गठरियाँ उठाए हुए उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ ही दूर जाने के बाद वहाँ पर एक पहाड़ी आई। तब वह फकीर बाबा कौशल से कहने लगे, बेटा, यह पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊँगा क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में भी दर्द हो रहा है। एक काम करो बेटा, तुम मेरी यह तीसरी गठरी भी उठा लो तो मैं तुम्हें 3 अशर्फियाँ और दे दूँगा। पर याद रखना बेटा, इन गठरियों को कहीं पर गिराना मत, कहीं यह गठरियाँ खुल ना जाए, बस याद रखना इतना। कौशल बोला, अरे क्यों बाबा, आखिर इस गठरी में ऐसा क्या है? फकीर ने एक बार इधर उधर देखा और फिर धीरे से कौशल से कहा, बेटा, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर तो कौशल मन ही मन और भी खुश हो गया। उसने चुपचाप वो गठरी उस फकीर से ले ली और देखते ही देखते वो दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़ने लगे। अब वह फकीर बिना किसी वजन को लिए हुए बड़े ही आराम से पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे थे, परंतु कौशल जो कि उनके पीछे आ रहा था वह वजन उठाने के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। इधर जब से कौशल ने सोने का नाम सुना था उसका मन तो छलांग मार रहा था। वह मन ही मन विचारने लगा, अगर यह धन मुझे मिल जाए तो मेरा तो सारा जीवन ही बड़े आराम से कट जाएगा। वैसे भी यह बाबा तो अब बूढ़े हो चुके हैं, हड्डियों में जान तो रही नहीं, क्या करेंगे इन सिक्कों का भला?
इन्हें इतने पैसों की क्या आवश्यकता, इनका जीवन तो वैसे भी अब कट चुका है। कभी भी यह इस दुनिया को अलविदा कह सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यह सारा धन लेकर मैं भाग जाता हूँ। कौशल के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। अब उसका मन उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। अब तो कौशल अपनी इस गलत बात को सही साबित करने के लिए कई तरह के विचार बना रहा था। वह सोचने लगता है, यह फकीर बाबा कोई चोर है, वरना इसके पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं भला कहाँ से आएंगी। अगर यह कोई व्यापारी होता तो इस तरह से पैदल यात्रा थोड़ी ना करता, और अगर इनके पास इतने पैसे थे तो यह कोई ना कोई साधन ज़रूर कर सकते थे। पक्का यह कोई चोर है और चोरी का माल ही इस तरह से ले जाया जा रहा है, और अगर मैं इनका पैसा चुरा लूं तो इसमें बुराई क्या है, क्योंकि यह भी तो एक चोर ही है, और चोर के यहाँ पर चोरी करना यह तो कोई गलत काम नहीं हुआ। यह सोचते हुए कौशल अब उन फकीर से आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते वह उस बूढ़े फकीर से काफ़ी आगे निकल आया। अब वो सोचने लगा, हाँ, जैसे ही इन पहाड़ की ढलान आएगी मैं इन तीनों गठरियों को लेकर यहाँ से भाग जाऊँगा। फिर यह सारा धन मेरा हो जाएगा और मेरी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसी तरह से चलते चलते वह दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी कौशल ने उन फकीर से नज़र बचाकर तीनों गठरियां उठाई और आगे की तरफ दौड़ने लगा। थोड़ी ही देर में वह बूढ़े की आंखों से ओझल हो गया। बचते बचाते, छिपते छिपाते कौशल अपने गांव में वापस आ चुका था। वह सीधा अपने पुराने घर के अंदर चला गया। अब तो कौशल की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना जल्दी से इन गठरियों को खोलकर सारा पैसा बाहर निकाल लूं। यह सोचकर जब उसने पहली गठरी खोली तो उसमें से उसे लोहे के जंग लगे हुए सिक्के मिले। यह देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फटाफट दूसरी गठरी खोली। उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही थे। यह सब देखकर कौशल हैरान रह गया और सोचने लगा, अरे, यह सब क्या हो रहा है। फकीर ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था और यह तो कुछ और ही निकला। अब कौशल ने सोने वाली गठरी खोली। उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही थे। यह सब देखकर कौशल क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने अपना माथा पीट लिया और सोचने लगा, आखिर उस फकीर ने मुझसे झूठ क्यों बोला। उस बुढ़े ने ऐसा क्यों कहा कि गठरी में सोने चांदी तांबे के सिक्के हैं। क्यों कहा ऐसा। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र गठरी में रखे हुए एक पत्र पर पड़ी। कौशल ने तेजी से वह पत्र उठाया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, यह पूरा नाटक एक ईमानदार आदमी की खोज करने के लिए रचा गया है, और मैं वो बूढ़ा आदमी असल में इस राज्य का राजा हूँ। मेरे कोई संतान नहीं है और मैंने ही यह सारा नाटक रचा है ताकि मैं अपने राज्य में कम से कम एक ईमानदार आदमी की खोज कर सकूं, जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य के कार्य का भार संभाल सके। इस राज्य का भार वही व्यक्ति संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो और जिसके मन में किसी भी तरह का लालच ना हो। फिर क्या था, इतना पढ़ते ही कौशल सिर पकड़कर बैठ गया। वह यह जानता था कि अगर वह अपने मन के विचारों को काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर सकता था, लेकिन वह अपने मन के विचारों को काबू में नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसके हाथ से एक सुनहरा मौका चला गया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।